नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए यह प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, इसे शेयर कर दे, लाइक करते रहें प्लीज़। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं आप लोगों के पास में। जल्दी जल्दी हम लोग चाहते हैं समय बर्बाद ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर सकें। भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास के बारे में बात बच्चों करते हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे सवाल हैं, एनटीपीसी में आ चुके हैं, रेलवे में आ चुके हैं। आप लोगों ने यदि किस जोन से आप लोग फॉर्म डाले हैं, अपने कमेंट भी करते रहें ताकि ये बच्चों को पता चलता रहे कि किस जोन में ज़्यादा फॉर्म डल गए हैं। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह विचार किसने किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं। किसने किया था? आप लोग ध्यान से अपने कमेंट भी करते रहें। कौटिल्य दूसरा ऑप्शन है बच्चों, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, और राइट आंसर होगा आपके पास में। नेक्स्ट सवाल है, क्या है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इसके राइट आंसर होंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि यह विचार किसने विकसित किया था? तो महात्मा गांधी ने विकसित किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किसने कहा था कि किसने कहा था सत्य परम तत्व है और ईश्वर है? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहनदास करमचंद गांधी और रामकृष्ण। तो राइट आंसर होगा बच्चों, ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था सत्य परम तत्व है, वह ईश्वर भी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल अगला है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में माना जाता है? बिस्मार्क की बात करते हैं बच्चों। तो बिस्मार्क जर्मनी के रहने वाले थे और जिन्होंने जर्मनी को एकीकरण किया। छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने एक करके जर्मनी बनाया। बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बटा, एक पूर्वी और पश्चिमी के बारे में बात किया। तो यहाँ पर क्योंकि भारत को एक राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया और उन्होंने इस संकल्प को पूरा किया और इस देश को एक राष्ट्र के रूप में उन्होंने बना के तैयार कर दिया। सरदार पटेल की बात करते हैं तो 550 से ज़्यादा रियासतों को उन्होंने भारतीय संघ में मिलाया और महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। बारदोली सत्याग्रह के बाद से इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार सरोवर बांध के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसे महान वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? जैसे घर में जो सबसे बड़े होते हैं बच्चों, जो सबसे सयाने होते हैं वही वयोवृद्ध होते हैं। तो सबसे सयाने, क्योंकि भारतीय इतिहास में उस समय पर अंग्रेजों के साथ में बातचीत करना, पढ़े लिखे होना, एक मीडिएटर के रूप में कार्य करना, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं तो ये पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद में एक सांसद के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो राइट आंसर होगा बच्चों दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी 1867 और 1868 के बीच में इन्होंने यह आय का आकलन किया कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये उन्होंने अनुमान लगाया। और इन्होंने खास बात ये थी कि उन्होंने ये अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी और अपनी पुस्तक में उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीयों की जो संपदा है किस तरह से विदेशों में ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस तरह से भी उन्होंने एक जन जागरूकता अभियान फैलाया। कुछ बातें इनकी है, ये एक समाज सुधारक थे, अर्थशास्त्री रहे। और बात करते हैं तो इन्होंने इंडियन ग्लैडस्टोन, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इनकी जो पॉपुलर पुस्तक थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने इसी पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन दिया था और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के बारे में ही इस पुस्तक में लिखा था। तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन से थे? तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे स्टार्टिंग में वही होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो दादा लोग पहले सीनियर होते हैं ना बच्चे, दादा कहते, तो दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुना जाने पहले भारतीय, यहाँ भी आपको पास में लॉर्ड सिन्हा, HN टैगोर, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। दादा लोगों का सब जगह दबदबा रहता है बच्चों।
1892 की बात करते हैं, पहले आम चुनाव में उन्हें चुना गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल ऑफ इंडिया भी रहे और भारत के अनौपचारिक राजदूत के नाम से भी जाना जाता है। ये वास्तव में पारसी मूल के व्यक्ति थे और जब भारतीय कांग्रेस का स्थापना हुआ उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था और दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने किया? अपवहन वही जाने की बात करता है कि किस तरह से ब्रिटिश भारतीय संपदा को शोषण करके अपने तरफ ले जा रहे थे। तो पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर होगा बच्चों दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि किस तरह से अंग्रेज भारतीय संपदा को विदेश की तरफ ले जा रहे हैं और भारत का शोषण कर रहे हैं। तो राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सॉरी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? देखिए, जब महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उस समय पर उन्हें विंस्टन चर्चिल ने, जो बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी बने, तो उन्होंने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। लेकिन एक बात और बता देते हैं आप लोग, जब फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को कहा कि भारत लौटते ही महात्मा गांधी और कांग्रेस में कई नेताओं में कैद कर लिया गया, तो एक अधनंगे फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, एक अधनंगे फकीर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का नज़ारा अपने आप में अनोखा और दिव्य प्रभाव पैदा करने वाला था। तो राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। फिर नया ऑप्शन आपके पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम पे आता बच्चों, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, अन्य एग्जाम में भी हो, सारे एग्जाम में आता है, स्टेट लेवल अन्य स्टेट लेवल के एग्जाम पे आता है। डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। गांधी जी सदैव अहिंसा की बात करते हैं, उन्होंने अहिंसा का ही मार्ग अपनाया। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा इतनी ज़्यादा, जब सामने वाला हिंसा करने पर इतना ज़्यादा उतारू हो जाए और वो उस समय पर आपको हिंसा का मार्ग अपनाना कहीं न कहीं आवश्यक हो जाता है। जैसे भगवान राम ने कितनी बार समुद्र से रास्ता मांगा, लेकिन उन्होंने समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, उसे अहंकार हुआ। तब भगवान राम ने अग्निबाण निकाला और समुद्र को सुखाने के लिए बात की, तब सामने खड़ा हो गया, विनती करने लगा। वैसे ही गांधी जी ने कहा था, अपने सहयोगियों से उन्होंने कहा कि जितना हो सके उतना आप लोग आंदोलन को उग्र करिए और देश को आज़ाद कराइए। उस दौरान उन्होंने डू और डाई का नारा दिया। तो डू और डाई नारा दिया उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। यह 8 अगस्त 1942 की बात है, जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। और बात करते हैं, यह नारा महात्मा गांधी ने बॉम्बे में दिया, ग्वालियर टैंक मैदान की बात करते हैं, उस समय दिया, और इस मैदान को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपके पास में महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति किसे कहते हैं? तो यही बात करते हैं 8 अगस्त 1942, इसे भी अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में भारत से अंग्रेजों को जाने की मांग था। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह से लोगों ने अपने प्रदर्शन किए। तो राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बच्चों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इसके पहले मैं बता देता हूं कि लिखा किसने था। ये भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम पे अक्सर फंसा दिया जाता है। मौलाना हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। यह वास्तव में यह नारा उर्दू भाषा का है। इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे। लेकिन 1929 की बात करते हैं, जब दिल्ली के क्रेंदी विधानसभा में बम फेंकते समय, उस समय पर एचआरएस के जो एसोसिएशन के जो लोग थे, या कहें चाहे भगत सिंह हो और अन्य लोग हों, उन्होंने इस नारा का इस्तेमाल किया, इंकलाब जिंदाबाद। तो भगत सिंह इसके राइट आंसर होंगे बच्चों, भगत सिंह। वापस वेदों की ओर लौटो, इसका आह्वान किसने किया? देखो बच्चों, क्या है कि उस दौरान भारत में ईसाईयत का बोलबाला हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि अंग्रेज अपने
भारतीयों को लालच दे रहे थे, उन्हें ईसाइयत की तरफ धर्मांतरित कर रहे थे। उस समय पर हमारे देश के जो दयानंद सरस्वती जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने यह कहा कि यदि कोई वस्त्र कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए और साफ करके उसे स्वयं अपनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्योंकि वेदों में छुआछूत अन्य चीज़ों के बारे में नहीं था, तो वे कहते हैं कि आप अपने धर्म में जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करिए और दूर करके उसे स्वयं अपनाइए। हम दूसरे के धर्म को क्यों अपनाएं? तो कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के सभी लोगों को नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। ऐसे समय में जब हिंदू धर्म और दर्शन, धर्मशास्त्र के विभिन्न स्कूलों का बीच या विचारधाराओं के बीच विभाजन हो रहा था, तब उन्हें ईश्वर के वचनों में बोले गए ज्ञान और सत्य का सबसे पहले प्रमाणिक भंडार जो है वो वेद को मानते हैं, क्योंकि वेद कहते हैं कि वो ईश्वरी है, ईश्वर ने लिखा है। इसलिए वो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन संस्थापक कौन सा था? तो समाचार पत्र केसरी, ये हमारे इतिहास में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा समाचार केसरी का। चाहे वो आनंद मठ की बात करते, चाहे मराठा पत्रिका केसरी की बात करते, दोनों ही हमारे जो क्रांतिकारी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए यह एक बाइबिल का कार्य कर रहा था। तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और मोहम्मद इकबाल। तो राइट आंसर होगा बच्चों लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक के बारे में बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 4 जनवरी 1881 में इन्होंने किया, केसरी के नाम से। केसरी का मतलब होता शेर। केसरी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुखपत्र माना जाता है। केसरी के संपादक थे आगरकर और प्रोफेसर केलकर। बाद में तिलक ने इस समाचार पत्र को संपादन किया और इसके स्वीकार्यता को पूरे राष्ट्र में एक कर दिया। बात करते हैं, इसके बाद हम बात करें तो केसरी के संपादन के बाद ही लोकमान्य तिलक को जेल हो गई थी। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स और चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप। चार्ल्स विल्किंस जो थे, राइट आंसर होगा, पहले यूरोपीय थे जिन्होंने 1785 में गीता का अनुवाद उन्होंने इंग्लिश में कराया, यूरोपीय भाषा में किया, अन्य पुस्तकों का भी उन्होंने किया और इसके ट्रांसलेशन के लिए संस्कृत का पढ़ना, जानकारी होना आवश्यक था। इसलिए वह बनारस के विद्वानों से उन्होंने संस्कृत सीखी और इसके बाद गीता का उन्होंने संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो राइट आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। आप लोग जेम्स प्रिंसेस के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का इन्हें श्रेय मिलता है। विलियम जोन्स की बात करते हैं तो एशियाटिक सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली? लोकमान्य मतलब लोगों के द्वारा माना गया। ये लोग जो है आपस में उन्हें अपना मानने लगे, क्योंकि लोकमान्य तिलक वास्तव में मराठी थे, तो महाराष्ट्र में उनकी तो लोकप्रियता थी ही, लेकिन उसकी लोकप्रियता पूरे राष्ट्र में होनी जरूरी थी, क्योंकि गांधी जी एक पूरे राष्ट्र के नेता थे, किसी क्षेत्रवार नेता नहीं थे। इसलिए गांधी जी को कभी नहीं कहा गया कि गुजराती नेता थे, इस तरह से नहीं, गांधी जी एक राष्ट्र के नेता थे। तो बाल गंगाधर तिलक उस समय पर महाराष्ट्र में उनकी ज़्यादा लोकप्रियता थी, लेकिन जैसे उन्होंने 1916 में जब होम रूल आया, होम रूल लीग की स्थापना की, इसके बाद उनकी स्वीकार्यता पूरे राष्ट्र में एक तरफ से हो गई। उसी समय पर उनकी जो उपाधि मिली वो लोकमान्य की उपाधि से उन्होंने विभूषित किया गया। तो होम रूल लीग के दौरान 1916 की बात करते हैं तो मिला। बाल गंगाधर तिलक एक शिक्षक रहे, पत्रकार थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इस तरह से राइट आंसर होगा बच्चों, ये उन्हीं त्रिमूर्तियों में से थे, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल। एक सवाल और आता है कि लाल बाल पाल में कौन ऐसे थे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? प्रश्न है क्या बच्चों, लाल बाल पाल में तीनों में से कौन ऐसे थे जो भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के? तो वो बने थे
लाला लाजपत राय जी। तो राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय, क्योंकि लाला लाजपत राय जी वो कांग्रेस के मजदूर संघ के भी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह कथन किसने कहा? यह कथन की बात करते हैं, पहला ऑप्शन है गांधी जी, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा बच्चों बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अब नारा दिया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा। इन्हें अशांति का जनक भी कहा जाता है। अशांति का जनक कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि इनके जो भाषण होते थे, जो इनकी पत्रिका होती थी, जो किताबें होती थी, इनके द्वारा समाज में एक नई चेतना का उद्भव होता था। समाज में लोग जागरूक होते थे, अपने राष्ट्र के प्रति उनके राष्ट्र के प्रति प्रेम होता था, तो राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की उनके अंदर मनोभावना जगती थी। इसलिए अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे का कारण था, इसलिए उन्होंने इन्हें राष्ट्रीय अशांति का जनक भी कहा। नेक्स्ट सवाल चलते बच्चों, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? वैसा ही सवाल आ गया, तो ये समझा जाता है, आप लोग कमेंट भी करते, बाल गंगाधर तिलक को। राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? एक वृत्तांत आपको बताता हूं मैं, इसमें राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते बच्चों। सुभाष चंद्र बोस जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय पर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे और जर्मनी से उन्हें जापान जाना था, क्योंकि पूरा श्रीलंका के पीछे पूरा इंडोनेशिया और इधर सभी ब्रिटिश आर्मी बैठी हुई थी। इंडोनेशिया के पास में आसपास जापानी आर्मी थी, तो उन्हें वहाँ तक जाना था। बहुत कुछ मना करने के बाद भी उन्होंने जोखिम लिया और जापान की तरफ यात्रा किया उन्होंने। लेकिन सवाल आता है कि वहाँ पे रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस जब पहली बार मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस से, तो बहुत ही भावुक हो जाते हैं, वो भावुक क्षण था। और फिर रास बिहारी बोस ने अपनी जो नेतृत्व था वह सारा का सारा सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आते हैं, उन्होंने अपनी सरकार बनाई। इसके बाद कुछ जो जापान ने हमारे ब्रिटिश इंडियन आर्मी को कैद कर लिया था, उन्हें छुड़ाया और उनका नेतृत्व किया। उसके साथ साथ कुछ जापानी सैनिकों का हथियार लेकर के उन्होंने युद्ध किया। और उसी समय 4 जून 1944 को सिंगापुर में एक रेडियो प्रकाशित होता है। उसमें सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं, और कहते हैं कि हम भारत के लिए आ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि उस समय पर सर्वमान्य नेता सिर्फ गांधी जी ही थे, जिनके एक इशारे पर राष्ट्र के लिए लोग जो है कर गुजरने के लिए तैयार थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, क्योंकि वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। नेक्स्ट सवाल करते हैं बच्चों, लेडी विद लैंप। सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी और मायावती। राइट आंसर होगा बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बात करते हैं। दीपक वाली महिला, हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? दीपक वाली महिला के नाम से जाना जाता था। क्यों? दीपक क्या करता है बच्चों? उजाला करता है, प्रकाश करता है ना। तो वे आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक रही हैं। इटली फ्लोरेंस शहर में उनका जन्म हुआ। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। वे ब्रिटिश इतिहास की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक थीं। क्रीमिया में जब युद्ध हो रहा था, उस समय उन्होंने दोनों पक्षों को, चाहे युद्ध हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र, दोनों का उन्होंने बराबर इलाज कराया। वे दयालु और सेवा करने वाली महिला थी। इस तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इतिहास में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा बच्चों। नेक्स्ट, थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। आप लोगों के लिए हम लोग और भी नेक्स्ट वीडियो लेते आए। अभी हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके साथ साथ साइंस के भी अभी वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत बच्चों। ऑल द बेस्ट।